हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ प्रियंका सरकार। आज हम इस वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। द चैप्टर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ दिस डायग्राम। सबसे पहले तो हम इस फिगर को देखते हैं। जिस फिगर में आपको देखो सारे लेबलिंग्स दे रखे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, एज वेल योर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, पोर्टल सर्कुलेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। एक बार बस एक रिकैप कर लेना है, नॉट मच फोकस आई वुड से, बट हाँ थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें, थोड़ा सा लेबलिंग पर ध्यान ज़रूर देना है कि दिस इज़ द रीज़न ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, दिस इज़ द रीज़न ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मीन्स याद रखना है कि ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी था and this one was posterior pituitary, this one was portal circulation. ठीक है, this one was portal circulation. Also hypothalamic neurons and hypothalamus, hypothalamic neurons and hypothalamus. तो कहाँ पे है hypothalamic neurons? यहाँ पर है hypothalamus and ये वाले हैं hypothalamic neurons, right? हमने ये सारी चीज़ें इस लेवलिंग पे देखा है ना। अब उसको देखो बगल वाले फिगर पे थोड़ा सा और डिटेल में दे रखा है अबाउट योर हाइपोथैलेमस एंड देन फिर इन्फेंटिबुलम, पोस्टीरियर लोब। ये दोनों को कंबाइन करके क्या बनाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंड यहाँ पे एंटीरियर लोब या मिड लोब, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड इज कम्प्लीटली एक्टोडर्मल। तो जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था तो उस टाइम पर नॉट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में तो अभी आया ही नहीं है, बट कोई भी चैप्टर का स्टार्ट किया हो, लाइक आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर अप हो चुका है, मे बी 11th के स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ 12th, बट हाँ वहाँ पर भी जब मुझे सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मिले तो मैंने अच्छे से उन लोगों को मार्क करवाया था कि यहाँ पे एक्टोडर्मल लिखो, यहाँ पे मेसोडर्मल लिखो, यहाँ पे एंडोडर्मल लिखो। वाई? बिकॉज वो चीज़ जितनी बार वो फिगर के थ्रू मार्क करें, बुक में कहीं पैराग्राफ में उन्हें मिले वहाँ पे मार्क कर लें, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू मेमोराइज, बिकॉज क्वेश्चंस में आपको काफ़ी कंफ्यूज किया जाएगा। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कम्प्लीटली एक्टोडर्मल, तो आपकी किताब में आपको किसी एक जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं मिलेगा, बहुत सारी जगह पे मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पे मिलेंगे। आपको जहाँ भी मिलेगा उसके ऊपर पे पेंसिल से लिखो एक्टोडर्मल, जहाँ भी मिल जाए, वो पैराग्राफ में मिले, फिगर में मिले, डायग्राम में मिले, कहीं भी मिल जाए, आपको क्या करना है? उसके ऊपर पेंसिल से लिखना है एक्टोडर्मल। आप जितनी बार उसको लिखोगे उतनी बार वो याद रहेगी। और छोटी छोटी चीज़ें होती है कि एग्जाम में जैसे ही ऑप्शंस आते हैं ना, वी नो इट वेरी वेल, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्टोडर्मल है, लेकिन जैसे ही आएंगे ऑप्शंस तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन एंडोडर्मल दे देगा, तीसरा ऑप्शन मेसोडर्मल दे देगा, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दे देगा। बस अब यही चीज़ क्या करेगा? ये कन्फ्यूज़ करके रख देगा। और इधर हमें पता है कि एक्टोडर्मल है, फिर भी ऑप्शंस की वजह से हम क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसी वजह से आपको ये याद रखनी है कि एक्टोडर्मल, और आपको आपकी किताब में इसको मार्क भी करना है कि क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। सेकंड क्या है? इट इज़ सिचुएटेड इन दी सेला टर्सिका ऑफ दी स्फेनॉइड बोन। तो सेकंड क्या बोला है? सिचुएटेड कहाँ है? कहाँ सिचुएटेड है? सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन, सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज this gland is attached to the hypothalamus through a stalk which is called as infundibulum, right? infundibulum, ओके। तो आपको याद रखनी है कि ग्लैंड किससे अटैच होता है? हाइपोथैलेमस से अटैच होता है, एक स्टक के थ्रू अटैच होता है, एक स्टक के थ्रू अटैच होता है, एंड जिसको हम बोलते हैं इनफंजिबुलम, इनफंजिबुलम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ डिवाइडेड anatomically into an adenohypophysis, that is the anterior pituitary, and neurohypophysis, that is the posterior pituitary. Anatomically का मतलब क्या हुआ? Anatomy का मतलब ही हुआ internal structure, morphology का मतलब क्या हुआ? external appearances of a plant or animal, anything can be, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट ना हो, जो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, एंड एनीथिंग जो हमें इंटरनली स्टडी करना पड़े, इंटरनल स्ट्रक्चर हो जो हम माइक्रोस्कोप की बेसिस पे ही देख भी सकते हैं, नेकेड आई में देख नहीं सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। अब देखे होगे प्लांट्स की एनाटॉमी होती है, एनिमल्स की भी एनाटॉमी होती है,
बोथ द केसेस हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसका हम टीएस को स्टडी करते हैं, ना कि और वो चीज़ माइक्रोस्कोपिकली व्यू किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमें नेकेड आइज में वो चीज़ दिखाई दे रही हो, है ना। तो बस वही है। तो ऐसे करके डिवाइड किया गया है एडिनोहाइपोफाइसिस में एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में। एडिनोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको याद रखनी है ये चीज़, एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको बोलते हैं। द लोअर टर्मिनल एंड ऑफ द इन्फेंटिबुलम इज बल्किंग टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर। अब जो लोअर टर्मिनल एंड इन्फेंटिबुलम का वो बोल रहा है बल्किंग टाइप का होता है, जिसकी वजह से उसको पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, है ना, जिसके वजह से उसको पोस्टीरियर लोब बोलते हैं या पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। इन्फेंटिबुलम एंड पार्स नर्वोसा को दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। यानी कि इन्फेंटिबुलम पार्स नर्वोसा दोनों मिल गया। अब कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। कलेक्टिवली बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या कंसिस्ट करेगा? पार्स डिस्टालिसिस एंड पार्स इंटरमीडिया, जिसमें पार्स इंटरमीडिया को मिडिल लोब बोला गया है और पार्स डिस्टालिसिस को एंटीरियर लोब बोला गया है। तो ठीक इसी तरह से जैसे इन दोनों को मिलकर के एडिनोहाइपोफाइसिस बन रहा है, ठीक उसी तरह से इन्फेंटिबुलम एंड पार्स नर्वोसा भी मिलकर के न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाया था। अब हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड सप्लाइज इट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये हुबहू लाइन उठ करके आता है, तो आपको याद रखनी है इस लाइन को। हो सके तो अपनी नोट कॉपी में इसका मार्क भी कर लेना है कि हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कलेक्ट करता है ब्लड को हाइपोथैलेमस से एंड क्या करता है? उसको सप्लाई करता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। टू द एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ सप्लाई करेगा? कहाँ सप्लाई करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करेगा। अब हम आएंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस की तरफ। हमने पढ़ तो लिया एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब उसमें से जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो एडिनोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, राइट? कौन से हार्मोन को सिक्रीट करेंगे? सबसे पहला दिया है GH एंड STH, मीन्स ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? प्रोमोट्स एलोंगेशन ऑफ बोन्स। Growth hormone promotes the mitosis and increases the number of cells in many visceral organs like the liver. Growth hormone stimulates the growth of a muscle and cartilage. तो सबसे पहला इफेक्ट ऑन ग्रोथ क्या बता रखा है कि एलोंगेशन करवाएगा बोन्स का, यानी बोन के एलोंगेशन में हेल्प करेगा। अब ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ में ही तो हेल्प करेगा, तो ग्रोथ में हेल्प करेगा यानी ये एलोंगेशन ऑफ बोन्स को प्रमोट करेगा। फिर उसके बाद में प्रमोट करेगा माइटोसिस को, जिसके वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएंगे बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि लीवर। ऑल्सो मसल या कार्टिलेज की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। मसल और कार्टिलेज की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ डिस्टर्बेंसेस आपको होंगी ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ माई वॉइस। एंड अभी पिछले हफ्ते मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं बिल्कुल भी मतलब जैसे कंटिन्यूटी में लेक्चर्स अपलोड करती थी वैसे नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन जितना कर पा रही हूँ उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को आप लोग टॉलरेट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में, जहाँ पे हमें क्या बोला? इंक्रीज लिपोलाइसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी इन प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट बता रखा है, जहाँ पे फैट के बारे में बोला तो ये लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देगा। किसके इन्फ्लुएंस पे करेगा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे फैट को कैसे यूज़ किया जा रहा है? एज अ एनर्जी इन प्रेफरेंस टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जहाँ पे अगेन वही सेम चीज़, जैसे कि हमने फैट के बारे में पढ़ा अबाउट मेटाबॉलिज्म, तो आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में एंड प्रोटीन के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। डिजीज ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपरसेक्रेशन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, तो वो आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे अबाउट द डिजीज ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपरसेक्रेशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। तो सबसे पहला तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ STH बोला है। तो हाइपो का मतलब क्या हुआ? कम। हाइपो मीन्स कम, सिक्रीशन यानी सिक्रीट कम करेगा। हाइपोसेक्रीशन किसका? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का। तो क्या हो जाएगा? अगर चाइल्डहुड में हुआ या एडोलसेंस पे भी हुआ तो ट्रॉफिज्म कॉज करेगा।
ड्रॉफिज्म का मतलब डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी इज ऑल्सो एटिडियोसिस एंड क्लाउन्स ऑफ सर्कस सच एज ड्रॉप्स दे आर कॉल्ड मिडगट्स। इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको सिंपली ये वाला याद रखना है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला याद रखना है यहाँ पे, जो कि कॉज कर देगा क्या, ड्रॉफिज्म, बस दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद में हाइपर पे आते हैं। हाइपर में भी आपको याद रखनी है कि अगर चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का हो गया तो बोन्स एंड लेग्स एंड हैंड्स वेरी लॉन्ग होंगे, हाइट ऑफ द पर्सन विल इंक्रीज वेरी मच, अराउंड मे बी इट 7.5 के नियर या उससे ज़्यादा, जिसको क्या बोलेंगे हम, गिगेंटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गिगेंटिज्म बोलेंगे। तो हाइपर के वजह से क्या हो रहा है, गिगेंटिज्म। हाइपो के वजह से क्या हो रहा है, डॉर्फिज्म। हाइपो के वजह से क्या हो रहा है, डॉर्फिज्म। और हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, गिगेंटिज्म। जहाँ पर याद रखना अराउंड और अप्रॉक्स 7.5 फीट तक जो है हाइट बढ़ सकता है इंसान का, या और अराउंड उतना बढ़ता है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली in the middle age can result in severe disfiguration like the excess enlargement of the bones and face, vertebral column and forelimbs are called acromegaly, which may lead to the serious complications and premature death if unchecked। ये आपकी एंजाइटी की है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन में द फर्स्ट वन इज गिगेंटिज्म, एंड जिसमें लेग्स के हैंड्स के बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा साइज में, और इंसान की हाइट अबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से अगर मिडिल एज पे हाइपर सिक्रेशन इन केस ऑफ एडल्ट इन मिडिल एज हुआ तो उसमें फेस में एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, एंड जिसको हम एक्रोमेगाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली बोलेंगे। इसमें अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है अगर इट विल रिमेन अनचेक्ड, इफ़ इट विल रिमेन अनचेक्ड। ओके, आते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH पे, या इसको थायरोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं यानी TTH भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो थायरोक्सिन को सिक्रीट कर सके। ऑलमोस्ट ऑल स्टेप ऑफ द थायराइड हार्मोन जो सिंथेसिस कर रहा है TSH हेल्प करता है, यानी आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑलमोस्ट थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के सारे स्टेप्स में हेल्पफुल होता है। ऑल्सो ये ग्रोथ भी करवाता है थायराइड ग्लैंड का, राइट। अब सिक्रीशन ऑफ TSH इज स्टिमुलेटेड बाय द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। कौन इसको स्टिमुलेट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में होता है वो TSH की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। द नेक्स्ट वन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन, जिसको हम बोलते हैं ACTH। ये क्या करता है, ये कॉर्टेक्स पार्ट इन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को एक्सेलरेट करेगा, किस लिए, हार्मोन सिक्रीशन के लिए। और कौन सा, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, एंड देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड लेटर ऑन अबाउट ल्यूकोट्रोपिक और प्रोलेक्टिन और लैक्टोजेनिक और मेमोट्रोपिन हार्मोन। ओके, सो हम 1 बाई 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम 1 बाई 1 ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम FSH को डिस्कस करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। सबसे पहला तो आपको याद रखनी है कि सिक्रेटेड इन मेल एज वेल एज इन फीमेल बोथ। इट इज़ सिक्रेटेड इन मेल एंड फीमेल बोथ। आप बोलोगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो सिर्फ फीमेल में होना चाहिए। ओके, सो क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में ही क्या होगा, सिक्रीट होगा। मेल फीमेल दोनों में ही सिक्रीट होता है FSH, बट अमाउंट जो है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वेरी कर सकता है, बिकॉज एज इट इज़ अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फीमेल्स में तो फॉलिकल्स होता है, आपको पता है, तो इस वजह से फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होगा, मेल में बहुत कम अमाउंट में होगा, बट होता दोनों में ही है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि it stimulate the spermatogenesis and normal functioning of seminiferous tubule। yes, देखो मेल में अगर थोड़े से अमाउंट में ही होगा तो क्यों होगा, उसका भी रीज़न यहाँ पे दे रखा है। एंड द रीज़न इज स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्पफुल होता है।
फीमेल्स के केस में oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑल्सो ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट में, ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन ओवरी। उसके बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन दैट सिक्रीट बाय ग्राफियन फॉलिकल्स ऑल्सो अफेक्ट बाय एफएसएच। एस्ट्रोजन हार्मोन भी अफेक्टेड किससे होता है? एफएसएच से, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। अब हम क्या पढ़ेंगे? एलएच या आईसीएसएच यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगा फीमेल में। इन केस ऑफ अ फीमेल इट विल स्टिमुलेट ओव्यूलेशन एज द रिजल्ट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड। आपको पता है ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब हो गया कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल का है पूरे 28 डेज का, उसमें से 14th डे पे ओवम का रिलीज हो जाना, यानी ओवम का रिलीज को ही ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि पूरे साइकिल के 14th डे पे होता है एंड जिसमें एलएच का लेवल सबसे हाई होता है, यानी वही स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, जिसके वजह से कॉर्पस ल्यूटियम is also formed, right? As a result of that, corpus luteum is also formed. Now hormone progesterone which is secreted by corpus luteum is also stimulated by LH। आपको ये भी याद रखनी है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है वो भी स्टिमुलेट किससे होता है? LH से ही होता है। अगर मेन की बात करेंगे हम इन मेन तो LH को ICSH बोलते हैं, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इन केस ऑफ अ मेन LH को क्या बोलते हैं? ICSH। क्या करता है? ये लेडिंग सेल को इफेक्ट करता है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस को इफेक्ट करता है, इफेक्ट मतलब क्या हुआ? खराबी करना, और इफेक्ट मतलब क्या हुआ? प्रभावित करना। मैं आपको अंग्रेजी की क्लास नहीं ले रही हूँ, सिखा नहीं रही हूँ, बट कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इफेक्ट कई बार आप इफेक्ट को इफेक्ट समझ लेते हैं, बट नो, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट इफेक्ट, EFFECT वो नहीं है, इफेक्ट है मीन्स प्रभावित करना। तो लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को भी प्रभावित करता है। स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। FSH एंड LH बोथ आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, GTH, यानी कि दोनों को ही हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं, दो GTH बोल सकते हैं। FSH एंड LH एक्ट इन कंबाइंड फॉर्म सो दे आर कॉल्ड सिनर्जिक हार्मोन्स। याद रखना है, दोनों जब कंबाइंडली एक्ट करी, दोनों जब कंबाइंड फॉर्म में एक्ट करी तो क्या बोलेंगे? इनको सिनर्जिक हार्मोन्स बोलेंगे। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स FSH एंड LH secretion start during puberty and their secretion is regulated by hypothalamus। तो याद रखना है कौन रेगुलेट करता है, कब स्टार्ट होता है, कब सिक्रीशन स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में सिक्रीशन स्टार्ट होता है। अब आगे के जो hormones हैं we will discuss in the next video. Thank you everyone, and if you like this video or watching this video for the first time, then don't forget to hit the bell icon for more updates, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you everybody.